नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख पा रहे होंगे कि आज ये हमारी कक्षा 11 की जो गणित है उसका पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत की एक क्लास नंबर 2 है। कौन सी क्लास? क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हम क्लास 1 में समुच्चय की परिभाषा और उसके बाद समुच्चय से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख चुके थे कि समुच्चय किन्हें कहते हैं। उसके बाद समुच्चय के अवयवों के बारे में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट ऑफ ए सेट, मतलब समुच्चय के अवयव किन्हें कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आज समुच्चय निरूपण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मीन्स किसी भी सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो किसी समुच्चय को निरूपित करने की कुल 2 विधियाँ होती हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियाँ होती हैं? 2, जिसमें से हम पहली विधि देखेंगे सारणी विधि, या इसे तालिका विधि कहते हैं या रोस्टर विधि कहते हैं। इसे अंग्रेजी में टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और उसके बाद रोस्टर मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी विधि है, यह विधि है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में देखेंगे। तो इस विधि में मुख्य रूप से 3 बातें हमें याद रखनी होती हैं कि समुच्चय के सभी अवयव को हम लिखेंगे। नंबर 1, समुच्चय के सभी जितने अवयव होंगे उन अवयवों को हम लिखेंगे, और किस में लिखेंगे? नंबर 2, मझले ब्रैकेट के अंदर, जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखते हैं। और उसके बाद जो इसकी तीसरी शर्त है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट यानी हर 2 एलिमेंट के बीच कॉमा लगाते हैं, अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। कॉमा लगाकर उनके एलिमेंट को हम अलग करते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने योग्य बात होती है कि हम इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो पहले हम आइए देखते हैं। अब यहाँ से नंबर 1 फिर से सारणी विधि। अब इसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे कि रोस्टर मेथड। अब हम इसे रोस्टर मेथड के बारे में यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे पॉइंट वाइज करके कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मीन्स एलिमेंट्स को जो सेट के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो जो हमारा इसमें पहला फैक्ट है कि इस विधि में हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद प्रत्येक अवयवों के बीच या प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा, जिसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, कॉमा लगाते हैं। और उसके बाद किसी भी अवयव को किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। मतलब जो एलिमेंट का रिपीटिशन होता है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो यही है सारणी विधि। और इसमें जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, पहली बात। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रत्येक अवयव के बीच हम कॉमा लगाते हैं। और तीसरी बात, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम अगले
टॉपिक पर चलते हैं। इस विधि को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम इसे समझेंगे। तो पहले जैसे पहला एग्जांपल्स, अगर हम एक एग्जांपल्स लें, इसे रोमन में 1 लेते हैं कि मान लें 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। तो 20 से छोटी जो सम संख्याएं होती हैं, इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स स्मॉलर देन 20। मतलब 20 से छोटी सम संख्याओं का जो समुच्चय होगा, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान लें। अगर हम इसे ए मान लें कि हमारा जो समुच्चय है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, और हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है 20 से छोटी सम संख्याएं। तो सम संख्या मतलब इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये जो हमारा सेट है, ये किसका सेट है? 20 से छोटी, 20 से छोटी। इसमें 20 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न में हमसे 20 से छोटी संख्याओं की बात की जा रही है। तो 20 से छोटी जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, उनका सेट। तो इसे यहाँ पर हम जो ए लिखे हैं वो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसे हम कहेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो हमें पहले से ही पता है कि इसे हम W से दिखाते हैं। तो W इक्वल टू 0 से शुरुआत होती होल नंबर्स की, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यह किसका सेट है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। हम देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट को हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हर एलिमेंट के बीच हम कामा का साइन लगाते हैं। और जो दोहराव वाली बात है उसे हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। इस प्रकार के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव एंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव एंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, और अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मीन्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस प्रकार का सेट हो सकता है, कई सेट हो सकते हैं, अनंत सेट हम बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो इसे हम मान लें, हम इसे यक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर हम इसे यक्स से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हम देखेंगे यस कामा सी कामा एच ओ एल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्कूल शब्द है उसमें ओ डबल बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन जब हम इसे समुच्चय में मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर हम ओ को केवल 1 बार लिखेंगे। मीन्स किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर यह ओ 3 बार आया होता, 10 बार आया होता, तब भी हम इसे 1 ही बार लिखते। जैसे और एग्जांपल्स में लेते हैं। जैसे नंबर 4, अम्ब्रेला शब्द के अक्षरों का समुच्चय,
अम्ब्रेला शब्द के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अम्ब्रेला। तो इसे हम मान लें कि वाई से रिप्रेजेंट करते, कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे पहला एलिमेंट हमारा यू है, दूसरा एलिमेंट यम है, तीसरा बी है, चौथा एलिमेंट आर है और पांचवा एलिमेंट ए है, छठवां एलिमेंट एल और सातवां एलिमेंट ए है। तो यल डबल बार लिखा है, 2 बार लिखा है, लेकिन हम इसे कितनी बार लिखेंगे? केवल 1 बार लिखेंगे, दोहराएंगे नहीं। इसी प्रकार हम इसमें जैसे अम्ब्रेला लिखा है तो इसमें हम कहें कि अम्ब्रेला शब्द में आए स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, द सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इसे अगर हम वॉवेल्स की बात कर रहा है, वॉवेल्स स्वर, तो इसे हम भी से अगर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वॉवेल्स का पहला अक्षर भी है, तो अगर हम इसे वी से रिप्रेजेंट करें इसके सेट को, तो हम देखेंगे कि इसमें पहला स्वर कौन सा, इसमें केवल हमें स्वरों को लेना है, जो वॉवेल्स हैं केवल उन्हें लेना है, बाकी जो हमारे व्यंजन हैं कॉन्सोनेंट उन्हें छोड़ देना है। तो यू लेंगे हम, यह हमारा व्यंजन है, बी भी व्यंजन है, आर भी व्यंजन है, अगला स्वर हमारा ई है, यल से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि यल व्यंजन है, स्वर नहीं है। उसके बाद ए। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार हम उसका उत्तर देंगे। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल हमसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम इसे वी से रिप्रेजेंट करें तो हम जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 स्वर होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में। जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसमें 5 स्वर होते हैं। तो इस प्रकार हमने जिस रूप में हमने इस सेट को लिखा है, यही जो रूप होता है यही सारणी विधि या रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड कहलाती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। इसमें हम सभी एलिमेंट को लिखते हैं, उनके बीच कामा लगाते हैं और उन्हें कहाँ लिखते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं, केवल 1 बार लिखते हैं, वह चाहे कितनी भी बार आया हो। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगली विधि पर चलेंगे। जो हमारी दूसरी विधि है वह है समुच्चय निर्माण विधि, या कभी कभी इसे छोड़िए, दूसरा नाम गुण निर्माण विधि भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे समुच्चय निर्माण विधि देखेंगे कि सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी एलिमेंट को हम मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन टोटल एलिमेंट को न लिखकर हम केवल उस सेट की एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट की हम एक प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाती है। जैसे हमसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हम अगर इस विधि से लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अभी देखेंगे कैसे कि यक्स ऐसा कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। तो नोट करेंगे इस विधि में हम सभी अवयवों को न लिखकर
मझले कोष्ठक के अंदर मीन कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर उस समुच्चय के अवयवों का एक गुण मीन्स प्रॉपर्टी लिखते हैं और इसी गुण के द्वारा पूरा सेट रिप्रेजेंट हो जाता है। इसमें हमें सभी एलिमेंट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे भी हम मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन सभी एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। उसमें कोई जो एक प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी सभी के साथ लागू हो, जितने एलिमेंट साथ में सेट के दिए गए हों सभी पर वह प्रॉपर्टी लागू होती हो, उसी प्रॉपर्टी को हम सेट के अंदर लिखेंगे मझले कोष्ठक के अंदर और हमारा सेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि उसे पढ़ते क्या है और लिखते कैसे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, और इस एग्जाम्पल में हम देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला, पहला एग्जाम्पल हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश मीन्स द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें हम लिखेंगे, मान लें कि वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉवेल्स, तो इसे हम लिखेंगे कि यक्स, इसे पढ़ते हैं यक्स ऐसा कि यक्स कामा अंग्रेजी वर्णमाला का यक्स ऐसा कि यक्स यक्स ऐसा कि ऐसा है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यक्स सच दैट यक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसे हम इस रूप में पढ़ते हैं कि यक्स ऐसा कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और भी एग्जाम्पल्स लें, जैसे हम कहें कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो अगर हम इसे ई से रिप्रेजेंट करें मानते हैं, तो ई यक्स ऐसा कि, यहाँ यक्स के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। तो यक्स ऐसा कि यक्स कामा एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो यक्स सच दैट यक्स इज ए इवन नंबर। तो इसे हम इस प्रकार कोई एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर हम देखिए एक प्रॉपर्टी लिखी है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह एक सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जिन्हें हम आगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि बहुत से सवाल मिलेंगे हमें कि हम इसे किस प्रकार करेंगे। इस विधि में हम देखते हैं कि मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन सभी अवयवों को न लिखकर, सभी एलिमेंट को हम इसमें नोट नहीं करते। इसमें उस एलिमेंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते वही प्रॉपर्टी लिख देते हैं और इसे पढ़ते हैं कि यक्स ऐसा कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, या यक्स ऐसा कि यक्स एक सम संख्या है। विषम संख्या की बात, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, किसी की भी बात की जा सकती है। तो
अब इसमें हम आगे चलते हैं सवालों पर, इतना स्क्रीनशॉट लें। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि है तालिका विधि या सारणी विधि, जिसे हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड कहते हैं। और उसके बाद एक हमारी दूसरी विधि है जिस विधि को हम समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। इसमें हम किसी एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का हमारा पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप देखेंगे और इसे नोट करेंगे किताब से, सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 मीन्स जो हमारा पहला उदाहरण है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हम देखेंगे कि गिवन, अब हम इसे हल कर रहे हैं। पहले इसे आप सवाल को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि समीकरण x स्क्वायर गिवन मतलब दिया है जो हमारा समीकरण है वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, पहले इसे देखें। सवाल क्वेश्चन हमारा यह है कि इस समीकरण के जो हल होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, उसे हमें रोस्टर फॉर्म या तालिका विधि से लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसके हल को पता करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में दिया है जो लिखा है इसे लिखेंगे गिवन, समीकरण को हम इक्वेशन लिखेंगे अंग्रेजी में। तो सबसे पहले इसे हम बीच वाले पद को 2 भागों में बांटने वाली जो विधि है, जिससे हम द्विघात समीकरण को कक्षा 10 में करना सीख चुके हैं कि इसे हम किस प्रकार हल करते हैं। बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर हम देखते हैं कि अगर बाहर का गुणनफल बीच वाले पद को 2 भागों में उन 2 भागों में तोड़ते हैं कि उन 2 भागों का योगफल या अंतर, मतलब दोनों को जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद आए, और अगर उन दोनों का गुणा कर दें तो बाहरी पद के गुणनफल के बराबर आए। मतलब अगर बाहर गुणा कराएं, हम देखते हैं कि माइनस 2 एकन्नम 2x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्लस 2x और माइनस 1x कर दें, इसी बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है, तो हम देखेंगे कि 2x में से 1x का एक यहाँ नहीं है लेकिन 1 माना जाएगा, तो 1x आता है। अगर दोनों का गुणा कर दें तो 2 एकन्नम 2 x स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 को साथ लेते हैं, x कॉमन करते हैं तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा। यहाँ से हम -1 कॉमन करते हैं तो ये सभी प्लस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम फैक्टर निकालते हैं, एक ब्रैकेट वाला लेते हैं और एक बाहर वाला, या इसे कहते हैं कि हम यहाँ से x प्लस 2 कॉमन कर लिए, यहाँ x बचा, यहाँ -1 बचा। अब हम बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 के बराबर दिखाएंगे। लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 से, तो 2 को हम इधर भेजेंगे तो इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। एक आंसर हमारा, एक सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद हम पुनः लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 से, तो 1 को उधर भेजेंगे, ये हमारा इधर -1 था, उधर गया +1। तो हल हमारा क्या होगा इस समीकरण का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अतः x बराबर -2, -1 ये हमारा हल है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, ये हमारा हल हुआ। और इसे अब हम सारणी विधि में किस प्रकार लिखेंगे कि x इक्वल टू -2, 1, x इक्वल टू -2, 1। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं।
तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है राइट द सेट यक्स सच दैट यक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। मीन्स अगर इसे हिंदी में हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन लिखा गया है यक्स ऐसा कि यक्स एक धन पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर छोटा है। तो हम देखेंगे कि दिया है जो हमारा सेट है समुच्चय, जो हमारा समुच्चय है वो दिया है कि यक्स ऐसा कि यक्स कामा एक धन पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर छोटा है किससे 40 से। मतलब हमें यक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है, तब तक यक्स की वैल्यू हम निकालेंगे जहाँ यक्स का मान एक ऐसा मान हमें मिलेगा जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो वह 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी नंबर्स हमें लेनी है जिनकी स्क्वायर 40 से छोटे हों। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो मान लें कि यह है, अगर इसे हम सारणी विधि से लिखें, रोस्टर मेथड से लिखें, तो हम लिखेंगे कि 1 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर धन पूर्णांक की बात कर रहा है इसीलिए हम -1 -2 -3 इन संख्याओं को नहीं लेंगे, केवल धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो 1 आएगा जो 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा वह भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा वह भी 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा वह भी 40 से छोटा है, 5 करेंगे 5 5 25 वह भी 40 से छोटा है, और 6 करेंगे 6 4 36 वह भी 40 से छोटा है। अगर 7 लें हम 7 7 49 7 7 49, तो अगर हम यहाँ 7 रखें यक्स के स्थान पर तो 7 7 49 हो जाता है जो 40 से छोटा नहीं है। तो ऐसी कुल 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 6 धनात्मक पूर्णांक हैं जो जिनका स्क्वायर 40 से छोटा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा सेट क्या है, इस सेट को हम सारणी, मतलब ये हमारा सेट बिल्डर मेथड है समुच्चय निर्माण विधि, उसके नीचे सारणी विधि रोस्टर मेथड लिखा गया है। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, यक्स की हमें वैल्यू निकालनी थी और यक्स के ए मान क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा यही आंसर है। हम इसकी शर्त को देखते हुए चलेंगे। तो अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा उदाहरण सवाल है कि समुच्चय ए बराबर, तो हम पहले नोट करते हैं, दिया है सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 ... को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। मतलब यह सारणी विधि दी गई है। कौन सी विधि दी गई है, रोस्टर विधि दी गई है। और इसे हमें किस रूप में लिखना है, तो इसे हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, हमें रोस्टर मेथड दी गई है। इसी सेट को हम आगे देखिए कैसे लिखते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ जो 1 लिखा है, यह यहाँ पर संख्याएं क्या लिखी हुई हैं। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो यह 1 का स्क्वायर लिखा है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नंबर जो हमें लिखे गए एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 इन ... इन सभी के स्क्वायर हैं। तो हम इसे समुच्चय निर्माण विधि से किस प्रकार लिखेंगे, यक्स ऐसा कि यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स ऐसा कि यक्स प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। 1
प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। कैसे हम देखेंगे इसे? अब देखिए यहाँ पर एक नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। 1 2 3 4 5 और जो ऊपर लिखा गया इनका स्क्वायर है, तो हम इसे शॉर्ट में इस मेथड में क्या लिखेंगे? एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। और यह किसकी प्रॉपर्टी है? किसके स्क्वायर दिए गए हैं? नेचुरल नंबर्स के। तो हम लिख देंगे कि यक्स ऐसा कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यक्स सच दैट यक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 4 है। लिखा है कि समुच्चय एक सेट दिया है और कहा गया है कि इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मीन्स हमें रोस्टर मेथड दी गई है और इसे हमें सेट बिल्डर मेथड समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, और जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप बुक से नोट करेंगे। दिया है समुच्चय बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो जितनी संख्याएं लिखी गई, जितनी फ्रैक्शंस लिखी गई हैं, रेशनल नंबर लिखी गई हैं, परिमेय संख्याएं, उनमें आप देखेंगे कि जो संख्या है उसका जो अंश है वो हर से एक छोटा है, या हर जो है अंश से एक बड़ा है। प्रत्येक नंबर में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है। ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, ऊपर 5 है तो नीचे 6। मतलब नीचे वाला जो हर है वो अंश से एक बड़ा है। तो इसे अगर हम, यह हमारी विधि कौन सी है? यह रोस्टर विधि है, सारणी विधि, सारणीयन विधि भी कहा जाता है इसे। अब इसे हम समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार लिखेंगे? सेट बिल्डर मेथड। समुच्चय बराबर, या कुछ यहाँ पर मान सकते हैं, समुच्चय बराबर यक्स ऐसा कि यक्स n/n+1, n/n+1 जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यक्स ऐसा कि यक्स n/n+1, ये यक्स है। तो यहाँ पर n ऊपर एक नंबर लिखा गया है और नीचे हम देखें n+1। यहाँ पर अगर इसे n मान लें तो नीचे n+1, अगर इसे n मान लें तो ऊपर 3, नीचे 3 1 4, अगर इसे n मान लें तो ऊपर 4 तो नीचे 5 4 1 5, अगर ऊपर n का मान 5 मान लें तो ऊपर 5 और 5 1 6, अगर n का मान 6 मान लें तो नीचे 6 1 7। तो हम देखते हैं कि जो वह रिलेशन हमें फाइंड करना होता है, तो ऐसे जो समुच्चय निर्माण विधि है, इस विधि में हमें वह रिलेशन, वह प्रॉपर्टी खोजनी पड़ती है कि जो ऊपर समुच्चय दिया गया है रोस्टर मेथड में, उसमें कौन सा रिलेशन है या कौन सी प्रॉपर्टी है, उसे हम खोजकर इसमें लिखेंगे। एक प्रॉपर्टी वही लिखते हैं जिससे पूरा सेट रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मझला कोष्ठक होगा। तो इस प्रकार यह हमारा चौथा एग्जाम्पल था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल है, बाईं ओर रोस्टर रूप में निर्मित वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ
लेफ्ट साइड में हमें सारणी विधि दी गई है और राइट साइड में जो समुच्चय निर्माण विधि दी गई है, हमें उनका मिलान कराना है, मैच द फॉलोइंग। तो इसे अब हम यहाँ पर 5वें में देखते हैं आंसर में। तो कॉलम बनाएंगे हम, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे बुक से। कॉलम में एक तरफ है, हम यहाँ लिख रहे हैं कि रोस्टर विधि या रोस्टर रूप या इसे सारणी विधि भी कहा जाता है। और उसके बाद अगली तरफ है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तो पहले जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं। इधर नंबर 1 2 3 करके है, इधर लिखा है P, R, I, N, C, A, L। दूसरे नंबर पर लिखा है 0। तीसरे नंबर का जो सेट है वहाँ पर लिखा है 1 2 3 6 9 18। उसके बाद जो चौथे नंबर का सेट है उसमें लिखा है 3 गामा -3। अगली तरफ हम चलते हैं, लिखा है नंबर A, यक्स ऐसा कि यक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। भाजक मतलब फैक्टर, क्या है? फैक्टर है। नंबर बी हम देखते हैं कि जो बी लिखा है उसमें लिखा है यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर -9 = 0। सी नंबर पे लिखा है कि यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स + 1 = 1। उसके बाद नंबर डी पर लिखा है कि यक्स ऐसा कि यक्स शब्द प्रिंसिपल का शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन देखें यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिपीट होने वाला शब्द आई है उसे हटा दिया गया है और उसके बाद पी भी रिपीट हो रहा है, उसमें देखें 2 बार। तो यह समुच्चय निर्माण विधि है और निर्माण विधि में सारणी विधि है। इसमें हम देख चुके हैं कि इसमें किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो ये सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि यह जो विकल्प ए हमारा है किससे मैच करेगा? डी से। और आगे लिखा है कि 0, क्या लिखा है? 0। तो 0 यक्स ऐसा कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स + 1 = 0। यह कब होगा? यक्स का क्या मान होगा जब उसमें 1 जोड़े तो 1 आए? तो इसे अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 0 कब आएगा? अगर हम यक्स के स्थान पर यहाँ 0 रखें तभी 0, अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तभी 1 आएगा। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प नंबर 2 है ये किससे मैच कर रहा है? सी से। और डी पर जाएं कि 1 2 3 6 9 18। आप देखेंगे कि ये जो 1 लिखा है यह 18 को काट रहा है, 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी, 6 भी, 9 भी और 18 भी। तो एक तरह से देखें तो ये 18 के गुणनखंड हैं सभी। क्या है? गुणनखंड, जिसे भाजक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो जो हमारा विकल्प नंबर 3 है वह किससे मैच करेगा? ए से। और बचा हमारा
चौथा विकल्प जिसमें सिर्फ एक विकल्प बचा है और लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर x के स्थान पर हम 3 रख दें तो 3 तिरिक्का 9, 9 मीन से 9 गए 0, या -3 रख दें तब भी 3 तिरिक्का 9 और यहाँ से भी 0 आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हमारा विकल्प जो 4 है वह बी से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार NCERT की जो पहली एक्सरसाइज है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। एग्जाम्पल्स 5 थे, ये समाप्त हुए। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि बताइए कि कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से सेट नहीं हैं। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो नीचे दिए गए हैं कथन, उनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं हैं। तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि समुच्चय कौन होता है, कौन नहीं होता है। समुच्चय की परिभाषा में, डिफिनीशन में हम पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, अंग्रेजी में हमने इसे लिखा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट या आर कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर जो डिफाइंड होगा, अगर जिन्हें हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं उन्हें हम लिखेंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर उपस्थित या इस पृथ्वी पर अब तक हुए 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, अभी तक इस पृथ्वी पर पैदा हुए या उत्पन्न हुए 10 बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, तो हम यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई 10 व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो वही सबसे बुद्धिमान है, इसमें चुनना कठिन होगा। तो यह जो विधि है जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है यह वेल डिफाइंड नहीं है, पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद जैसे हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के समान ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रहों का समुच्चय, पृथ्वी के समान, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के समान अभी तक तो किसी भी ग्रह की खोज हुई नहीं है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान जताते हैं कि हमने यह ग्रह पृथ्वी के समान है या फला ग्रह पृथ्वी के समान खोजा गया, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि पृथ्वी के समान कोई भी ऐसा ग्रह मिला नहीं है। तो या हो भी सकता है कि पृथ्वी के समान ग्रह हो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी। तो जहाँ पर हम कुछ क्लियर ना कर पाएँ, परिभाषित ना हो, पूरी तरह से वेल डिफाइंड ना हो जो कथन, तो वे कथन जो होते हैं समुच्चय नहीं होते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले इसे हम आप लिखते चलेंगे, बस उसके बाद हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए या औचित्य बताइए कि क्यों समुच्चय हैं। पहला है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अगर हम देखें जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय, तो आप देखेंगे कि एक मंथ क्या है, जनवरी, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, शुरुआत किससे हो, जे से, पहला अक्षर क्या हो, जे, जुलाई।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम देखते हैं कि 3 महीने ऐसे हैं पूरे वर्ष में जिनका पहला अक्षर या जिनके नाम की शुरुआत किससे होती है? जे से होती है। तो जब नाम की शुरुआत जे से होती है, हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि जे से प्रारंभ होने वाले, तो हम कहेंगे कि यह क्या है? सुपरिभाषित है। तो यह देखेंगे कि क्या है, यह समुच्चय है। दिस इज ए सेट। और हमसे पूछा जाए क्यों, जो हमसे औचित्य पूछ रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए, कैसा क्यों है। तो हम कहेंगे क्योंकि यह सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित मीन्स वेल डिफाइंड है। जिसको हम देख पा रहे हैं कि यह डिफाइंड है, यह पता है कि इसका उत्तर क्या होगा। कितने महीने हैं? पहला जनवरी है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ तक कुछ नहीं होगा। जून में आप जाएंगे, पहला अक्षर जे, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखेंगे, कहीं भी जे नहीं है, लेकिन पहला अक्षर जे से शुरू होने वाले। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे बिकॉज दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस या सो दिस इज द सेट। इसीलिए यह क्या है? समुच्चय है। नंबर दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। अब आप बता सकते हैं कि कौन से लेखक प्रतिभाशाली हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें जैसे अगर कोई लेखक हमें प्रतिभाशाली लग रहा है, हो सकता है कि वह सामने वाले को प्रतिभाशाली न लगे। अगर सभी व्यक्तियों को कह दिया जाए कि आप 10 प्रतिभाशाली लेखकों की सूची बनाइए, आप भी 10 की सूची बनाइए, तो आप देखेंगे कि जो सूचियां बनेंगी वो फिक्स होंगी। सभी के अनुसार जो लेखक होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। किसी की नज़र में कोई प्रतिभाशाली है तो किसी की नज़र में कोई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह समुच्चय, तो आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे, या मैं लिख दे रहा हूँ कि भारत के 10, बहुत टाइम लगेगा तो आप पहले क्वेश्चन देख लेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा कि यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं है। अब हम तीसरे पर चलते हैं। सभी मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसमें जितने लिखे हैं सब आंसर, क्वेश्चन नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो आप देखेंगे कि जो 11 बल्लेबाजों के संग्रह की बात की जा रही है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति की नज़र में कोई बल्लेबाज श्रेष्ठ हो और वही बल्लेबाज जो एक व्यक्ति की नज़र में श्रेष्ठ है अगले व्यक्ति की नज़र में श्रेष्ठ न हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार तीसरा भी क्वेश्चन है कि श्रेष्ठता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो अतः यह भी समुच्चय नहीं है। तो यही सेम चीज़ लिखेंगे इसमें भी कि यही बात होगी कि यह भी समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो जो हमारा चौथा, तो इसमें सेम तीसरे में हम यही नोट करेंगे कि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हम कहेंगे कि यह समुच्चय है। यह समुच्चय है क्योंकि किसी कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित है, जो परिभाषित है, जो सुपरिभाषित मतलब अच्छी तरह से वेल डिफाइंड
अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी कक्षा में जो बालक मतलब जो लड़के पढ़ रहे हैं उनका समुच्चय, तो फिक्स होगा कि लड़के कितने हैं। हो सकता है 10 हों, 5 हों, 20 हों, 15 हों, 50 हों, 70 हों, 75 हों, 100 हों। तो एक निश्चित संख्या होगी बालकों की कि कक्षा में आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यह क्या है, समुच्चय है। और क्यों समुच्चय है तो हम बताएंगे, क्योंकि यह क्या है, परिभाषित है। अच्छी तरह से यह परिभाषित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन का पांचवा लिखा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारा सेट क्या बनेगा, 1 से शुरू होगा, डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। 100 से कम मतलब 100 के पीछे 99 तक। अब बताइए आप कि क्या यह सुपरिभाषित नहीं है, अच्छी तरह से परिभाषित है। और हमें पता है कि 100 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और 100 से कम कह रहा है तो 99 पर जाकर ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार यह क्या है, यह भी एक समुच्चय है। तो लिखेंगे हम, यह भी एक समुच्चय है। दिस इज आल्सो ए सेट। अब क्यों है, कारण आप जान चुके हैं, सभी में वही कारण लिखना है, क्योंकि यह क्या है, सुपरिभाषित समुच्चय है, सुपरिभाषित समूह है, एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, इसलिए यह समुच्चय है। नंबर 6वें पर हम बात करते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। तो लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जब मुंशी प्रेमचंद की बात की जा रही है तो उन्होंने कितने उपन्यास लिखे। तो आप देखेंगे कि उनके कुछ उपन्यास जैसे गोदान है, निर्मला है, तो अलग अलग उनके उपन्यास हैं। आप एक फिक्स संख्या है, पता है कि इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, कि 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं। तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो उपन्यासों का समुच्चय है, यह क्या है, वेल डिफाइंड है। तो हम कहेंगे हाँ, यह भी समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है। क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, ये सभी मैं आंसर नोट बता रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी, अब आप लिख कर देखें कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांकों का संग्रह मतलब अगर मान लें इवन है तो पूर्णांक की बात कर रहा है और धन पूर्णांक की बात नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि 0, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इधर शुरुआत होगी -2, -4 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या कहेंगे, यह क्या है, मान लें कि अगर हम माइनस को हटा दें तो सभी समपूर्णांकों का समुच्चय आप देखिए, यह क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो यह क्या है, यह भी एक समुच्चय है। तो हम लिखेंगे यह एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा होगा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी समुच्चय है, क्योंकि जो यह अध्याय है इसमें फिक्स है कि कितने प्रश्न होंगे। आप अगर गिने इन्हें, जैसे एनसीईआरटी मानते हैं जो बुक आप पढ़ रहे हैं इसका पहला चैप्टर लें और इसके पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को गिन लें कि कितने क्वेश्चन हैं, तो आप देखेंगे कि एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। बहुत होंगे, 150 प्रश्न होंगे या 500 प्रश्न होंगे, एक फिक्स संख्या होगी तो परिभाषित है। तो हम लिखेंगे यह भी एक समुच्चय है। और अपने उत्तर की जस्टिफाई में क्या लिखेंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। 8वां, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है इसमें कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो आप बता सकते हैं कि कितने जानवर खतरनाक हैं, कितने जानवर खतरनाक नहीं हैं।
तो हम इसकी सूची बना सकते नहीं बना सकते, तो यह एक समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय ए जो है 1 2 3 4 5 6 है और नीचे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। और कौन से सिंबल का यूज करना है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको यूज करना है और इसको, जो हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान होगा उसमें हमें या तो एप्सिलॉन भरना होगा या तो एप्सिलॉन नॉट। तो दिया है, हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। आंसर में लिखा है कि दिया है गिवन, जो हमारा समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6, बीच में कामा लगा है। अब इसमें हमारा पहला रोमन में पहला क्वेश्चन है 5 डॉट डॉट ए, दूसरा क्वेश्चन है 8 डॉट डॉट ए, तीसरा क्वेश्चन है 0 डॉट डॉट ए, नंबर चौथा है 4 डॉट डॉट ए, पाँचवा है 2 डॉट डॉट ए, छठवां है 10 डॉट डॉट ए। अब इसमें आपको एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरना है। तो आप समुच्चय को देखिए, क्या 5 समुच्चय ए में है? हाँ, तो हम लिखेंगे कि 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 5 समुच्चय ए का अवयव है। उसके बाद 8 देखेंगे आप, 8 इसमें लिखा है, तो हम लिखेंगे इसमें भरेंगे नॉट एलिमेंट, मतलब 8 जो है इसमें शामिल नहीं है, मीन्स 8 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि 0 क्या इसमें लिखा है? नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर भी नॉट एलिमेंट का यूज़ करेंगे क्योंकि 0 ए में शामिल नहीं है। 4 है तो हाँ लिखेंगे कि 4 या 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 है, यस 2 है तो 2 लिखेंगे कि एलिमेंट है। 10 आप देखेंगे कि सेट में नहीं है, तो 10 सेट में नहीं है तो हम इसे लिखेंगे कि 10 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ, इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट या इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। इसके आंसर सभी हमने नीचे लिखे हैं पूरा, आप क्वेश्चन किताब से नोट करेंगे। उसके बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन्स हैं, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद हम समुच्चय के प्रकार पर चलेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2 आएगी और हम आर.एस. अग्रवाल की और आर.डी. शर्मा की बुक्स से कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हें केवल लेंगे, पूरी बुक्स उन्हें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरी बुक्स आप आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम वहाँ से मेन कॉन्सेप्ट लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस उसमें बहुत हैं। उन किताबों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट हम जो उनके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं जो एनसीईआरटी से अलग हैं, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात करते हैं कि हम अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं, फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो कैसे इसे लिखेंगे, किस प्रकार इसे लिखेंगे। तो 2 तरीके हैं। एक तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं और सेव होता जाएगा। उसके बाद पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट की एक एक पेज निकाल कर नोट करते जाएं। एक तो एक तरीका हुआ। एक दूसरा तरीका ये है कि साथ में नोट करते चलें, या अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार रोक दें। जहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट रहा हूँ वहाँ पर आप वीडियो को रोकें और पूरा साथ में उतार लें। उसके बाद आगे वीडियो को फिर से कंटिन्यू करें। तो जो ये दूसरा तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है कि इससे आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको, या यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो को रोक दें, उसके बाद साथ में नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें।
इससे चीज़ें साथ में क्लियर भी होती चलेंगी और नोट्स भी तैयार होता चलेगा। और अगर स्क्रीनशॉट से तैयार करेंगे तो उसमें चीज़ें एक साथ हो जाएंगी जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से ये विधि अच्छी है कि वीडियो को रोक लें, पूरा नोट कर लें, उसके बाद आगे चलें। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।